चलिए देखिए, अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं परीक्षा वाणी बायोलॉजी में कि फुफ्फुस वाल्व कहाँ स्थित होता है। तो फुफ्फुस वाल्व जो कहते हैं, ये देखिए दाएं निलंद और फुफ्फुस धमनी के बीच होता है। फुफ्फुस धमनी तो राइट निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच होता है क्या, फुफ्फुस वाल्व। उसके बाद है कि परिसंचरण तंत्र में शामिल है। क्या शामिल है? हृदय शामिल है। हृदय और अधोलिखित सुमेलित है। क्या क्या सुमेलित है कि रक्त को सारे शरीर में प्रवाहित करना हृदय का काम है। रक्त को हृदय से अंग तक पहुंचाना धमनियों का काम है। रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना शिराएं का काम है। और धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन एक कोशिकाएं का काम है। इसके बाद है पेरिकार्डियम एवं हृदय के बीच कौन सा रक्त भरा रहता है। तो पेरिकार्डियल तरल भरा रहता है। पेरिकार्डियल तरल। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या बोला जा रहा है? पेरिकार्डियम बोला जाता है। पेरिकार्डियम। हृदय की मध्य परत को क्या बोला जाता है? तो मायोकार्डियम बोला जाता है। मायोकार्डियम। हृदय के सबसे बाहरी परत को, सबसे भीतरी परत को क्या बोला जाता है? तो एंडोकार्डियम बोला जाता है। एंडोकार्डियम। बाएं निलय तथा महाधमनी के बीच के वाल्व को क्या कहा जाता है? बाएं निलय तथा महाधमनी के तो एओर्टिक वाल्व कहा जाता है। एओर्टिक वाल्व। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रश्न है कि फुफ्फुस वाल्व तो राइट निलय प्लस फुफ्फुस धमनी। यहाँ पर देखिए, यहाँ है एओर्टिक वाल्व, तो यहाँ पर लेफ्ट निलय प्लस महाधमनी। तो ये समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए, सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नाड़ी दाब के नाम से जाना जाता है। स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्त दाब कितना होता है? तो 5 से 10 मिलीमीटर कम होता है। और धमनियों में रक्त दाब शिराओं की तुलना में होती है क्या? धमनी में अधिक होती है। शिरा के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो महाधमनी में रक्त का प्रवाह तेज होता है। कोशिका सया क्या है? तो ऊतकों में रक्त जिन अनेक कोशिकाओं में से प्रवाहित होते हैं, उन सबका सम्मिलित रूप को ही क्या बोला जाता है? कोशिका सया बोला जाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सोडियम, गंधक, पोटेशियम एवं लोहे में से क्या आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक है। सोडियम। इसके बाद है कि मानव शरीर में यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, लसिका पर्व में से किस में अतिरिक्त रक्त भंडारित रहता है? तो बोला जा रहा है कि मानव शरीर में यकृत, अग्नाशय, प्लीहा एवं लसिका पर्व में से किस में अतिरिक्त रक्त भंडारित रहता है? जहां कमी होने की स्थिति में रक्त का मोचन होता है। तो प्लीहा में। किस शारीरिक पराक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? मतलब किस शारीरिक पराक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त प्लाज्मा से। रक्त प्लाज्मा से। इसके बाद है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव कलाई में
नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस दर पर हृदय कार्य करता है। उसके बाद है कि एक्टोडर्मी, मेसोडर्मी तथा एंडोडर्मी में से मस्तिष्क बनता है किसका? एक्टोडर्मी से। एक्टोडर्मी से। अब प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कार्य क्या है? तो चिंतन केंद्र। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कार्य क्या है? चिंतन केंद्र है। एक मनुष्य की स्मृति खो बैठा है, मतलब एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो वह हुआ है हमारे शरीर में समन्वय तंत्र। क्या बोला गया? हमारे शरीर में समन्वय तंत्र होना, मतलब यहाँ पर उसका कौन सा प्रमस्तिष्क खराब हुआ है। हमारे शरीर में समन्वय तंत्र होता है तो तंत्रिका प्लस में एंडोक्राइनल तंत्र। एंडोक्राइनल तंत्र वह पदार्थ जो प्रेरणा को युग्मानुबंध पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या न्यूरॉन से पेशी में संचरण करता है, वह पदार्थ जो प्रेरणा को युग्मानुबंध पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या न्यूरॉन से पेशी में संचरण करता है उसे क्या कहते हैं? तो एसिटिलकोलिन कहा जाता है। अब न्यूरॉन के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? तो मस्तिष्क में होती है। तो न्यूरॉन के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? तो मस्तिष्क में होती है। तंत्रिका उत्तर का कार्य क्या है? तो उत्तेजनशीलता है। उत्तेजनशीलता सुमेलित करना है क्या? कि डाई एंसिफेनॉल की गुहा। तो डायोसिल कहलाता है प्रमस्तिष्क का गुहा, पैरासिल कहलाता है और मस्तिष्क का पश्च भाग ये मस्तिष्क वृंत कहलाता है और मेरुरज्जु के केंद्र में स्थित गुहा न्यूरोसिल कहलाता है। मस्तिष्क से कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं क्या? ड्यूरामेटर। और एरेक्टर पिलई कोशिकाओं का शिथिलन किसके द्वारा होता है? तो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। हेक्टर पिलई पेशियों का शिथिलन किसके द्वारा होता है? तो अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा। और निम्न कथन सही है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। अब भोजन ग्रहण के बाद आहार नाल की तरंग गति उसकी दीवार की ग्रंथियों के स्राव का उत्तेजन किससे होता है? तो परानुकंपी तंत्र से। तो क्या बोला गया है? बोला गया है कि भोजन ग्रहण के बाद आहार नाल की तरंग गति उसकी दीवार की ग्रंथियों के स्राव का उत्तेजन किससे होता है? तो परानुकंपी तंतु से। अब देखिए हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रक है कौन? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जब हम उत्तेजित होते हैं हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि अनुकंपी तंतु से नोरएड्रीनैलिन हृदय में मुक्त होता है। नोरएड्रीनैलिन हृदय में मुक्त होता है। उसके बाद डोपामिन
ग्लाइसिन तथा एसिको मतलब एसेटिलकोलिन तथा एपिनेफ्रिन में से कौन सा पदार्थ अवरोधी न्यूरोह्यूमर होता है? तो अवरोधी न्यूरोह्यूमर होता है ग्लाइसिन। इसके बाद है कि प्रतिवर्ती चाप है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है? संवेदांग, मेरुरज्जु और अपवाह अंग। संवेदांग, मेरुरज्जु और अपवाह अंग। तंत्रिका तंतु में आवेग का प्रारंभ तंतु के आवरण कला में किसकी पारगम्यता बढ़ाने से होता है? तंत्रिका तंतु में आवेग का प्रारंभ तंतु की आवरण कला में किसकी पारगम्यता बढ़ाने से होता है? तो सोडियम आयन। इसके बाद है कि एसेटिलकोलिन का स्रावण कराने वाली कोशिकाएं हैं क्या? एसिटिलकोलिन मतलब एसिटिलकोलिन का स्राव करने वाली कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन्स है। और न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? तो मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क में। उल्लू रात में क्या करता है? स्वच्छंद उड़ता है, क्योंकि उसमें केवल उसके रेटिना में केवल शलाकाएं पाई जाती है, मतलब रड सेल पाया जाता है। रात्रि के मंद प्रकाश में तीव्र नहीं, दृष्टि संवेदना का काम किसके द्वारा होता है? तो शलाकाओं द्वारा। रतौंधी किसके कारण होती है? तो शंकु की खराबी के कारण। शरीर संतुलन से संबंधित संवेदांग होता है कौन? तो अंतःकरण। जैकोब्सन के अंग का संबंध किस क्रिया से होता है? तो घ्राण संवेदना से। घ्राण संवेदना से और वृद्ध अवस्था में होने वाला नेत्र दोष है। वृद्ध अवस्था में होने वाला नेत्र दोष है तब प्रेस बायोपिया। किसी व्यक्ति में दृष्टि वैषम्य किसके कारण होती है? दृष्टि वैषम्य तो नेत्र गोलक में तरल के अत्यधिक दबाव के कारण। उसके बाद है कि स्तनियों की त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित होता है? एडिपोज ऊतक के रूप में। और स्तनियों के सींग, नख तथा खुर बने होते हैं तो त्वचा के स्ट्रेटम कॉर्नियम से। जीभ के किस भाग पर वह स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हो पाई जाती है? जीभ के किस भाग पर वह स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हो पाई जाती है? तो पार्श्व भाग पर। नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग कौन है? तो पुतली है, पुतली। और आंतरिक कर्ण तथा मुख गुहा को जोड़ने वाली नलिका है कौन? आंतरिक कर्ण तथा मुख गुहा को जोड़ने वाली नलिका कौन है? तो यूस्टेकी नलिका। और हार्पिज रोग किस कारक द्वारा होता है, फैलता है? हार्पिज रोग तो वायरस के द्वारा हार्पिज रोग फैलता है। इसके बाद है कि अर्टिकेरिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? अर्टिकेरिया रोग तो त्वचा को। अब बाल, नख तथा त्वचा में
कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कीरोटिन पाई जाती है, कीरोटिन पाई जाती है। और मनुष्य का सामान्य तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? मनुष्य का सामान्य तापमान तो 36.5 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का सामान्य तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड। मोतियाबिंद नामक नेत्र रोग में नेत्र लेंस स्वरूप को नेत्र लेंस स्वरूप हो जाता है। तो मोतियाबिंद नामक नेत्र लेंस स्वरूप हो जाता है। अपारदर्शी अस्वाद किस प्रकार का संवेदना है? रासायनिक नदी अंधता रिवर ब्लाइंडनेस किस कारण होते हैं? तो डांस अथवा नेट किट से। यहाँ पर देखिए 280 दिन मनुष्य है, सुअर 114 दिन, खरगोश 28 से 30 दिन, 1 महीना, भेड़ 151 दिन, बकरी 150 दिन, गाय 280 दिन। 280 दिन गाय। भैंस है ये 310 दिन। 310 दिन। हाथी है, ये हो गया कितना हाथी? तो 624 दिन। 624 दिन। कुत्ता हो गया कितना? कुत्ता 63 दिन। बिल्ली भी 63 दिन। ऊँट भी 400। और घोड़ा 330 दिन। अब चलिएगा आगे। तो एथिल फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो कवक के कारण। अब फुट एंड माउथ रोग वायरस के कारण होता है। सिरोसिस किस अंग का बीमारी है? तो सिर पर शीश त्वचा का। अश्रु या लेक्राइमल ग्रंथि मनुष्य में कब सक्रिय होती है? तो जन्म के 4 महीने बाद। जन्म के 4 महीने बाद। कैरोटीन, रेटिनिन, मेलेनिन, अफोटोसिन में से शलाकाओं में कौन सी पिगमेंट पाई जाती है? तो किसमें प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, में से शलाकाओं में कौन सी पिगमेंट पाई जाती है? सलरॉड में तो रेटिनिन पाई जाती है, रेटिनिन। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि आंतरिक कर्णों का कौन सा भाग श्रवण से संबंधित होता है? आंतरिक कर्ण का कौन सा भाग? तो उसका नाम क्या है? कोक्लिया है, कोक्लिया। नाक से रुधिर का बहना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एपीटेक्सिस कहलाता है, एपीटेक्सिस। निम्नलिखित कथन सही है कि औंधता पुरुषों में होती है, स्त्रियों में नहीं। औंधता किस में होती है? पुरुषों में होती है। अब भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ बन रहा है? तो कोलकाता में बन रहा है, कोलकाता में। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है तो ताप नियमन से। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावित है? हानिकारक विकिरणों से तो वह है आँख। और एनोस्मिया कहते हैं किसको? एनोस्मिया कहते हैं किसको? तो घ्राण संवेदनाओं की कमी को। घ्राण संवेदनाओं की कमी को लैंगरहैंस की दीपिका होती है, लैंगरहैंस की दीपिका। तो अग्नाशय में
अप्रणालय ग्रंथि, अग्नाशय में अप्रणालय ग्रंथि। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया है तो इसमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ होगा? तो कौन हार्मोन? तो उसका नाम है एड्रीनैलिन हार्मोन। एड्रीनैलिन हार्मोन। किस लक्षण में हार्मोन एंजाइमों से भिन्न होता है? तो यह सब प्रोटीन नहीं होते हैं, यह सब प्रोटीन नहीं होते हैं। इसके बाद है कि शरीर में उपस्थित समन्वय तंत्र है, तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। अंग जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है वह कौन है? तो अंग जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है वो कौन है? पीयूषकाय। पीयूषकाय। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है क्या? तो एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या होता है? तो एक प्रोटीन होता है। इसके बाद है कि संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। गोनैडोट्रोफिन हार्मोन का स्राव करने वाला ग्रंथि कौन है? गोनैडोट्रोफिन हार्मोन का स्राव करने वाला, तो उसका नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। इसके बाद भावाशेष या संघर्ष या पलायन प्रक्रिया के समय इनमें से किसका स्राव बढ़ जाता है? तो एड्रीनैलिन का, एड्रीनैलिन का। जिगर में ग्लूकोज से, क्या बोला जा रहा है कि जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह जिगर में, जिगर का मतलब यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय के द्वारा। इसके बाद है कि तिल्ली, पीयूष, लसिका गांठ तथा अग्नाशय में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो वह है पीयूष ग्रंथि। उसके बाद है कि आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग कौन सा है? तो क्रिटिज्म रोग है, क्रिटिज्म रोग। कौन सा रक्त दाब का मुख्य नियंत्रक है? तो रक्त दाब का जो मुख्य नियंत्रक है वह है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। और रक्त दाब का मुख्य नियंत्रक है अभियाची, तो अधिवृक्क ग्रंथि। वेसोप्रेसिन का कार्य क्या है? तो धमनियों को सिकोड़ना, वृक्क नालिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाना तथा रक्तदाब को बढ़ाना। तो धमनियों को सिकोड़ना, वृक्क नालिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाना, रक्तदाब को बढ़ाना। इसके बाद है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करने वाला रचना कौन है? तो प्रोजेस्टेरोन को कौन करता है? तो अंडाशयों में कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। पैराथार्मोन का कार्य है क्या? पैराथार्मोन का कार्य है रक्त में कैल्शियम की मात्रा, किस चीज़ में? रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन सा है? तो हाइपोथैलेमस है,
हाइपोथैलेमस है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक। कौन है? तो हाइपोथैलेमस है। इसके बाद चलिए हार्मोन होता है तो रासायनिक दूत। हार्मोन किसको कहते हैं? रासायनिक दूत को। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोली खाई जाती है? तो गर्भ निरोधक दवाई के रूप में एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन एस्ट्रोजेन। कौन सा अंग हार्मोन का स्राव नहीं करता है? तो प्लीहा जिगर। पीयूष ग्रंथि के अल्प स्राव से होने वाला रोग, तो ये कौन होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। एगो डायबिटीज मेलिटस होता है जो शुगर को बोला जाता है। ये डायबिटीज इंसिपिडस है। उसके बाद है कि उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो थायराइड के द्वारा। थायराइड के द्वारा। थायराइड ग्रंथि के अल्प स्राव से वयस्क में होने वाला रोग है। थायराइड ग्रंथि के अल्प स्राव से वयस्क में होने वाला रोग है तो मैक्सिडीमा। मैक्सिडीमा। इसके बाद है कि एडिसन रोग किससे संबंधित होता है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के। एड्रिनल कॉर्टेक्स के। और दूध ग्रंथियों को दूध के श्रवण हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? तो प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन है। इसके बाद है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला और थायराइड तथा वृषण में से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती है? तो कौन सा पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती है? तो एड्रिनल मेडुला है। उसके बाद हार्मोन जो पित्ताशय को सिकुड़ता है, हार्मोन जो पित्ताशय को सिकुड़ता है, इसका नाम है सिक्रिटिन। सिक्रिटिन। किस सेट के रोग हार्मोन के अधिक स्राव से होते हैं? तो अग्रतिकायता, नेत्रोसेंधी, गलगंड। अग्रिकायता, नेत्रोत्सेंधी, गलगंड। भीमकायता या फिर अग्रतिकायता किसके कारण होता है? तो पिट्यूटरी के अतिस्राव से। ग्लूकागोन के अतिस्राव से होने वाला रोग कौन है? तो ग्लाइकोसूरिया है। ग्लाइकोसूरिया। इसके बाद है कि स्टेरॉयड हार्मोन की आणविक संरचना लगभग किसकी आणविक संरचना जैसी होती है? तो स्टेरॉयड हार्मोन की आणविक संरचना किसके आणविक संरचना के जैसे होती है? तो कोलेस्ट्रॉल के। किसके? कोलेस्ट्रॉल की। उसके बाद है कि रजोनिवृत्ति से मूत्र में किसका अधिक उत्सर्जन होने लगता है? तो FSH का। FSH का। उसके बाद है कि एंजाइमों एवं हार्मोनों में एक प्रमुख समानता है। क्या है? एंजाइमों और हार्मोनों में एक प्रमुख समानता है कि दोनों सूक्ष्म मात्रा में काम आते हैं। दोनों सूक्ष्म मात्रा में काम आते हैं। इसके बाद है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस में होता है। क्या होता है? तो ऑक्सीटोसिन एवं वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एवं वेसोप्रेसिन। स्त्री में गर्भधारण हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्राव होने लगता है? तो स्त्री में गर्भधारण हो जाए तो उसका नाम है कोरियोनल गनैडोट्रोफिन। कोरियोनल गनैडोट्रोफिन। वेसोप्रेसिन, थाइरोट्रोफिन, प्रोलैक्टिन। एस्ट्रोजन हार्मोन में कौन सा हार्मोन जो मादा के द्वितीयक लक्षणों के
लिए उत्तरदायी है एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन एक द्वितीय लक्षण के लिए उत्तरदायी है। स्तनधारियों में थाइमस ग्रंथि मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो शरीर के प्रतिरक्षा से। थाइमस ग्रंथि है शरीर के प्रतिरक्षा से। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वह होता है थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से। इसके बाद है देखिएगा उदक में, तो यह वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। यूरीमिया है। यूरीमिया या रुधिर में यूरिया की मात्रा अधिक होने से होता है यूरीमिया। इंसुलिन है, ये रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला है। प्रोजेस्टेरोन है, ये अल्पस्राव से गर्भाशय में गर्भपात हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन के अल्पस्राव से गर्भाशय नहीं, गर्भावस्था में गर्भपात हो जाता है। इसके बाद है कि नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको पुंजयांगी या फिर गाइनेडोमार्क कहा जाता है। पुंजयांगी या गाइनेडोमार्क कहा जाता है नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले व्यक्ति को। और आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक जीवाणुओं का उपयोग किसके उत्पादन हेतु किया जाता है? तो आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक जीवाणुओं का उपयोग मानव इंसुलिन के लिए। यहाँ पर देखिए विटामिन कैरोटीन, मतलब कैरोटीन क्या है? विटामिन है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। प्रोजेस्टेरोन क्या है? हार्मोन है। किरेटिन क्या है? किरेटिन तो यह प्रोटीन है। इसके बाद है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है कहाँ पर? तो वृषण में होता है। जब नर तथा मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो उसे कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता। अब देखिए तो आगे यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है देख रहे हैं कि जब नर एवं मादा, क्या बोला जा रहा है, एक मिनट, कि जब नर और मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है तो कहते हैं, तो लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। नर में गैर लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन है? तो नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं में आवर्त चक्र की अवधि है 28 दिन। आवर्त चक्र मतलब आप समझ गए होंगे। नर में परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त होता है कौन-सी? तो वेसेक्टोमी। नर में, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि क्या है? प्रोजेस्टेट है, मतलब प्रोजेस्टेट। तो नर में, केवल नर में पाई जाने वाला ग्रंथि है प्रोजेस्टेट। और उसके बाद है कि रजो चक्र का नियमन करने वाला ग्रंथि कौन है? तो यह है पीयूष ग्रंथि। रजो चक्र को सिफिलिस रोग का रोगजनक है क्या? तो सिफिलिस रोग का रोगजनक है तो क्या है? तो सिफिलिस रोग का रोगजनक है, इसका नाम है ट्रिपैनो, मतलब ट्रेपेना पैलिडम। ट्रेपेना पैलिडम। मनुष्य क्या है? जरायुज है। अस्थायी परिवार नियोजन की विधि क्या है? कॉपर-टी है। कॉपर-टी अस्थायी। उसके बाद देखिए परिवार नियोजन की यांत्रिक विधि है तो निरोध कंडम कॉपर-टी, अरे डायफ्राम। उसके बाद है कि
शरीर में ग्रेफियन पुटिका कहाँ स्थित होती है? तो स्त्री के अंडाशय में होती है। अंडाशय में ग्रेफियन पुटिका कहाँ स्थित होती है? तो स्त्री के अंडाशय में। उसके बाद प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो द्विखंडन के द्वारा होता है। द्विखंडन के द्वारा। माहवारी चक्र में पुटिका प्रावस्था कितने दिन का होता है? तो माहवारी चक्र में तो यहाँ 10 से 12 दिन। ये तो आपको मालूम ही होगा ना, अमीबा प्रोटोजोआ में आता है। मादा जनन हार्मोन कौन है? तो एस्ट्रोजेन है। एस्ट्रोजेन। इसके बाद स्तनियों में प्राथमिक रूप से अंडाशय का संबंध होता है। तो स्तनियों में प्राथमिक रूप से अंडाशय का संबंध होता है अंडाणुओं के उत्पादन से। इसके बाद देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि गर्भ निरोध गोली क्या रोकती है? तो उत्सर्जन को रोकती है गर्भ निरोध गोली। और शुक्र जनन में अंतिम रूप से एक प्राथमिक एस्पर्मेटोसाइड से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो शुक्र जनन में अंतिम रूप से एक प्राथमिक एस्पर्मेटोसाइड से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सूक्ष्म कोशिकाओं जो परिवर्धित अंडों से उसके परिपक्वन के समय पृथक हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसको कहा जाता है लोपिकाय कहा जाता है। लोपिकाय। उसके बाद है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन तथा ल्यूटिनाइजिंग में से कौन सा हार्मोन उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ग्रेफियन पुटिका का परिपक्वन किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो पुटिका प्रेरक हार्मोन के विषाणु माने वृषण में पुरुष जनन हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो वह है सर्टोली कोशिकाएं। वृषण में पुरुष जनन हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिका कौन है? तो सर्टोली कोशिका। और उसके बाद है कि स्तनियों में वृषण एक लचीला रज्जु द्वारा वृषण कोश से पश्च तल तक पर जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो स्तनियों में वृषण एक लचीली रज्जु द्वारा वृषण कोश से पश्च तल पर जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या बोला जाता है? स्पर्मेटिक कार्ड कहा जाता है। स्पर्मेटिक कार्ड। इसके बाद है कि प्रोजेस्टेरॉन। क्या बोला जा रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो कार्स लुटियम के द्वारा। अनेक स्तनियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में होता है, क्योंकि तो अनेक स्तनियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में होता है, क्योंकि शुक्र जनन देह ताप से कम ताप पर होता है और भ्रूण को एमनियोन तथा एमनियोटक द्रव से बचाता है। कौन बचाता है? तो मतलब भ्रूण है ना, भ्रूण को एमनियोटक या फिर एमनियोटक द्रव किससे बचाता है? तो झटका से बचाता है। टेस्ट ट्यूब शिशु के लिए क्या होता है?
तो निषेचन शरीर से बाहर होता है, निषेचन शरीर से बाहर होता है। एड्स रोग के निदान में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग विधि का। एड्स रोग में प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण दवा कौन सी है? एड्स रोग में प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण दवा का नाम है, क्या नाम है? एजेडटी, ट्रिपल ड्रग थेरेपी तथा जूडोव्यूडाइन। तो एजेडटी, ट्रिपल ड्रग थेरेपी तथा जूडोव्यूडाइन। उसके बाद है कि सुजाक रोग का संक्रमण किसके कारण होता है? कौन रोग बोला गया है? सुजाक रोग का संक्रमण किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया के कारण। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपना निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। कितने दिन के लिए? तो 1 से 2 दिन के लिए। इसके बाद है कि श्वासोच्छ्वास में व्यय होता है रासायनिक ऊर्जा का, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय होता है कहाँ पर? एटीपी में। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का मतलब संचय होता है एटीपी के रूप में। और फुफ्फुसों में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 30 करोड़ होती है। अब फुफ्फुसों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आता है, तो मतलब ये नहीं मालूम है? फुफ्फुस माने फेफड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रुधिर मतलब अशुद्ध रुधिर कहाँ से आता है? तो हृदय से न आएगा। कौन जगह से? तो दाहिना निलय से आता है, निलय से। इसके बाद है कि फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाता है कौन? तो फुफ्फुस सिरा ले जाता है। कहाँ ले जाता है? तो लेफ्ट अलिंद में ले जाता है। अब देखिए प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषण होती है, तो कौन प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा अवशोषण होती है? तो प्रक्रिया का नाम है एडीपी से एटीपी। इसके बाद है कि फेफड़ों में क्या बोला गया? फेफड़ों में रुधिर कुष्ठीय वायु के बीच गैसीय विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो समान विसरण द्वारा, समान विसरण द्वारा। जब ग्लूकोज का किण्वन ईस्ट द्वारा होता है तो अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इथेनॉल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव इसलिए होता है कि हेमोग्लोबिन से जुड़ने की उसकी तत्परता ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होती है। तो 200 गुना। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के 2 अणुओं के अतिरिक्त 2 अन्य अणु किसके बनते हैं? तो NaDH2 का। इसके बाद है कि ऊर्जा के लिए किसके ईंधन के विघटन को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो मतलब ऊर्जा के लिए कोशिकीय ईंधन के विघटन को कहते हैं जैव रासायनिक जारण, अपचयन और अंतःश्वसन। इसके बाद है कि फेफड़े की कुल सामर्थ्य होती है तो सजीव सामर्थ्य एवं अवशोषण वायु का योग, जिसके कारण मतलब जिसके जारण में O2 की खपत और CO2 की मुक्ति बराबर होती है। मतलब किसके जारण में? तो ग्लूकोज की। फॉस्फेट बॉन्ड ऊर्जा की अधिकतम मात्रा किस प्रावस्था में
बनती है। तो फॉस्फेट बॉन्ड ऊर्जा की अधिकतम मात्रा किस प्रावस्था में बनती है? तो क्रेब चक्र में। इसके बाद है कि वायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलिसिस। वायवीय में नहीं, अवायवीय में, अवायवीय में ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद है कि कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण जारण में 38 एटीपी अणु निम्न प्रकार से बनते हैं। तो कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण जारण में 38 एटीपी अणु निम्न प्रकार से बनते हैं। पहला को बोला मतलब 2 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर तथा 36 इसके भीतर। 2 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर तथा 36। वह पदार्थ जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब चक्र से जोड़ता है वह कौन है? वह पदार्थ जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब चक्र से जोड़ता है कौन है? तो इसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम। उसके बाद है केंद्रक लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव में से किसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है? तो कोशाद्रव में। इसके बाद है कि मानव में श्वास दर प्रति मिनट होती है लगभग 12 से 15 बार। इसके बाद है कि श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक CO2 का अवशोषण करता है? तो ये तो आपको नहीं मालूम है, RBC। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करती है? अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें बदलकर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो लैक्टिक अम्ल के ग्लाइकोलाइसिस में अंत में क्या होता है? तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है। ग्लूकोज किस चीज़ में बदलता है? पायरुविक अम्ल में। सिट्रिक अम्ल चक्र के ऑक्जेलिक अम्ल से मिलने से पहले पायरुविक अम्ल किसमें बदलता है? तो सिट्रिक अम्ल चक्र के ऑक्जेलिक अम्ल से मिलने से पहले पायरुविक अम्ल किसमें बदलता है? तो एसेटिल CaO में। उसके बाद कोशाओं में ग्लूकोज के जारण के प्रथम चरण को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। और कोशा में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्व ऑक्सीकरण विखंडन से ATP के कितने अणु बनते हैं? तो 38। फेफड़ों से जाने वाली रुधिर में सारी हेमोग्लोबिन ऑक्सीकृत होती है और ऊतक में पहुँचते ही इसमें से काफ़ी मतलब O2 मुक्त हो जाता है, क्योंकि फेफड़े की तुलना में ऊतकों में ऑक्सीजन का सांद्रता कम और CO2 का सांद्रता अधिक होता है। 1 ग्राम मोल से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा होता है गेहूं, चावल तथा आलू के स्टार्च के बराबर 1 ग्राम मोल से उत्पन्न होने वाला ऊर्जा होता है। अब देखिए, मनुष्य को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है जिन्हें वह प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है जिन्हें वह प्राप्त कर सकते हैं स्टार्च से। कार्बोहाइड्रेट का RQ मान क्या होता है? 1 होता है, 1। उसके बाद है कि मनुष्य में प्रवाही वायु कितने मिलीलीटर है? मनुष्य में प्रभावी वायु तो 500। और उसके बाद है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज
में उपस्थित धातु तत्व होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व होता है क्या चीज? तो लोहा एवं कॉपर, तांबा, लोहा एवं तांबा, मतलब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित। अब ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या है नहीं मालूम है तो सीधे शब्द को याद करना पड़ेगा। श्वसन कौन करता है? तो सभी कोशा, मतलब सभी कोशिका। और पहाड़ियों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ पर वायु कम होता है, वायु कम संघनित होता है। अब ऊंचे पहाड़ पर वायु में ऑक्सीजन की कुल मात्रा क्या होती है? घटती है, घटती है, ठीक है ना? घटती है। अब चलिए आगे। पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है कितनी? पायरुविक अम्ल में 3। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशाद्रव में, कोशाद्रव में। ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत पायरुविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में किस कोशिकाओं में बदला जाता है? तो क्या बोला जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत पायरुविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में किस कोशिकाओं में बदला जाता है? तो त्वचा की। उसके बाद है कि स्तनियों में श्वसन दर मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो श्वसन दर है या डायफ्राम के अवतल होने की सीमा पर, डायफ्राम के अवतल होने की सीमा पर। उसके बाद है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म में प्रयुक्त अंतिम उत्पाद क्या है? CO2, CO2 पायरुविक अम्ल। उसके बाद है कि श्वसन में पायरुविक अम्ल CO2 के उपस्थिति में ही बनता है, CO2 के उपस्थिति में ही बनता है। इसके बाद है कि सामान्य श्वसन में प्रत्येक श्वास के अंतः श्वासित और उच्छ्वासित वायु की मात्रा होती है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रवाही वायु बोला जाता है, प्रवाही वायु बोला जाता है। अब चलिए, अब आगे क्या बोला जा रहा है कि किस कारण ऊतकों में ऑक्सी हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाता है? ऊतक द्रव में जाता है तो आसानी से पता चल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी पेशी में सर्वाधिक ज़्यादा होता है? तो हृदय में सबसे ज़्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और किसके लिए श्वसन भागफल 1 से ज़्यादा होता है? तो वसा के लिए 1 से ज़्यादा होता है। फुफ्फुस धूलमीयता से वे श्रमिक ग्रसित होता है जो मुख्यतः कार्यरत है कहाँ? तो कोयला खान उद्योग में। तो फुफ्फुस धूलमीयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होता है जो मुख्यतः कार्यरत है कोयला उद्योग में। उसके बाद है कि देशव्यापी गंभीर तीव्र श्वसन संलक्षण को बार बार समाचार पत्रों में, मतलब बार बार समाचार पत्रों में आता है। तो बैक्टीरिया, कॉक, प्रोटोजोआ, विषाणु में से किसके कारण होता है? मतलब ये सार्स बीमारी तो वायरस के कारण होता है। रक्त में CO2 मुख्यतः किस रूप में वहन करता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। एक और चीज़ के कार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में। इसके बाद देखिए कि फास्फोरस के कोशिकाओं में गैस विनिमय किस प्रकार से होता है? तो फास्फोरस नहीं लिखा है यार। फेफड़ों के कोशिकाओं में गैसीय जो विनिमय है वह किस प्रकार होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट। मनुष्य के हेमोग्लोबिन में
ऑक्सीजन के कितने अणु लगे होते हैं मनुष्य के हेमोग्लोबिन में? तो 4 अणु लगे होते हैं ऑक्सीजन के। ये रिपीट प्रश्न है। इसके बाद बोला जा रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु से यदि 2 अणु पायरुविक अम्ल बने तो कुल कितने अणु एटीपी शुद्ध लाभ होता है? एक अणु से 2 अणु पायरुविक अम्ल बने तो 4 एटीपी लाभ होता है। और श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला में होता है श्वसन केंद्र। और ब्रीक, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस तथा मेलपिगी कार्पसल में से कौन सा अंग पूर्ण उत्सर्जी अंग है? तो वह ब्रीक है। तो ब्रीक, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, मेलपिगी कार्पसल में से कौन सा अंग पूर्ण उत्सर्जी अंग है? ब्रीक। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है यकृत में। सामान्यतः उत्सर्जी नालिकाओं में बहते हुए निस्यंदन से किसका पूर्ण प्रावशोषण हो जाता है? तो सामान्यतः उत्सर्जी नालिकाओं में बहते हुए निस्यंदन से किसका पूर्ण पुनर्वशोषण हो जाता है? तो ग्लूकोज का। समीपस्थ तथा दूरस्थ कुंडलित नालिकाएं किस संरचना के भाग होते हैं? तो नेफ्रॉन के। कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है क्या? तो यूरिक अम्ल है। यूरिक अम्ल। पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है क्या? यूरिक अम्ल। यानी कीट का भी और पक्षी का भी। जल आवश्यक लवणों तथा अन्य लाभदायक पदार्थों का पुनर्वशोषण मुख्यतः होता है किसके द्वारा? तो समीपस्थ कुंडलित नालिका में। हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनर्वशोषण होता है? हेनले के लूप में। तो नाम है NaCl। मानव में एडेनिन गावानिन के उपापचय के अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं? तो मानव में एडेनिन तथा गावानिन के उपापचय के अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं? तो यूरिक अम्ल के। इसके बाद है कि मनुष्य का यकृत क्षीण हो जाए तो रुधिर में इसमें से किसका मात्रा बढ़ने की संभावना होगी? तो मनुष्य की यकृत क्षीण हो जाए तो रुधिर में इनमें से किसकी मात्रा बढ़ने की संभावना होगी? यूरिया की, यूरिक अम्ल की। यकृत क्षीण रोग हो जाए तो नाइट्रोजनी तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थों का क्या बोला गया है? नाइट्रोजनी तथा अन्य उत्सर्जित पदार्थों का बहिष्कार होता है। कहाँ पर? उत्सर्जन में। यूरिया किसके अपघटन के उत्पाद से बनता है? एमिनो अम्ल के। मानव में वृक्कों में निस्यंदन दाब होता है। मानव में निस्यंदन दाब होता है ये 10 से 15 mmHg। 10 से 15 mmHg। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है कौन? तो एडीएच तथा एल्डोस्टेरोन। तो मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच तथा एल्डोस्टेरोन। इसके बाद है कि डाईयूरेसिस में क्या होता है? तो डाईयूरेसिस में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होता है?
रक्त में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होता है, तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद है कि वृक्कों द्वारा उत्सर्जन में बहिष्कार होता है, मुख्यतः वृक्कों द्वारा उत्सर्जन में बहिष्कार होता है, मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों का, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों का। आवृक्ष जो वृक्क है ये नालिकाओं के दूरस्थ कुंडली भाग से मुख्यतः किसके आयनों का पुनर्शोषण होता है, तो वृक्क है ये नालिकाओं के दूरस्थ कुंडली भाग से मुख्यतः किसके आयनों का पुनर्शोषण होता है, तो सोडियम क्लोराइड अपक्षी यूरेकोटेलिक होते हैं। काहे कि जल की क्षति न हो, मतलब पक्षी यूरेकोटेलिक होती है, क्यों, तो जल की क्षति ना हो इसलिए। किस कारण ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलस से रक्त के प्लाज्मा का बोमन संपुट में निस्यंदन होता है, तो किस कारण ग्लोमेरुलस से रक्त के प्लाज्मा का बोमन संपुट में निस्यंदन होता है, तो वह होता है किसके कारण, ग्लोमेरुलस द्रव स्थैतिक दाब के कारण। इसके बाद है रुधिर प्लाज्मा, लाल रुधिराणु और श्वेत रुधिराणु तथा लिम्फ में से यूरिया का समूहन कौन करता है, तो रुधिर प्लाज्मा करता है। और ऑर्निथिन चक्र का संबंध किससे होता है, उत्सर्जन से। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। इसके बाद है कि हेनले के लूप में होता है, कौन होता है, ग्लोमेरुलर निस्यंदन। रुधिर का पारानिस्यंदन होता है, रुधिर का पारानिस्यंदन होता है कहाँ पर, बोमन संपुट में। बोमन संपुट में वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन के समीपस्थ कुंडली नालिका कितना जल अवशोषण करती है, तो यह करती है 7.5। उसके बाद देखिए एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है, तो 1.5 लीटर। चाय पीने के बाद अधिक मूत्र की मात्रा किसके कारण बनती है, कैफीन के कारण। डायबिटीज इंसिपिडस किसके नियंत्रण में होता है, तो एडीएच के। वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन है कौन, तो एरिथ्रोपोइटिन। मनुष्य का वृक्क किससे बनता है, तो यह बनता है किससे, तो मेटानेफ्रॉस से। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या है, तो रक्त में जल की मात्रा का निस्यंदन, यूरिया को छानकर बाहर करना और कई हार्मोन का स्रावण करना। तो गुर्दा मतलब समझते हैं किडनी बोलते हैं किसको, वृक्क को। तो रक्त में जल का मात्रा भी नियंत्रित करता है, हार्मोन का स्रावण भी करता है। उसके बाद है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है किसका, तो HDL का। इसके बाद है कि
रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के रक्त में रक्त प्रवाह की गति मापन में किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का बोला गया। रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह के गति के लिए किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का। मानव तंत्र में गति, मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य है। क्या कार्य है? मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या है? तो यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? कठोर परिश्रम करना है 4000। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर समान बीमारी है। एकदम बात सही है। काहे कि भोजन में आयोडीन की कमी होती है। मानव रक्त में श्यानता का कारण क्या है? तो प्रोटीन, माने प्रोटीन नहीं होता तो मानव रक्त में श्यानता का गुण नहीं आता। मानव भोजन में वसा अम्लों का 1 भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, 75 ग्राम। और आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है और शरीर के जोड़ों से गठिया रोग, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा एल्बुमिन कोलेस्ट्रॉल में से किसके जमाव से होता है? तो यूरिक अम्ल के। तो गठिया रोग है ना, यूरिक अम्ल के। और एक दंत चिकित्सा द्वारा रोगी के दांत की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण। लंबे समय तक उपवास रखने का सबसे ज़्यादा प्रभाव किडनी पर पड़ता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है मरासमस। कौन सा विटामिन स्वपन को अधिक समय तक याद रखने में सहायक है? तो विटामिन B6। विटामिन ए। प्रोटीन, एंजाइम तथा हार्मोन में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का। दंत क्षय का कारण क्या है? तो बैक्टीरियल संक्रमण है। बैक्टीरियल संक्रमण। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। वो कौन सा प्रोटीन है? तो उसका नाम है एमिलाइड प्रीकर्स प्रोटीन। एमिलाइड प्रीकर्स प्रोटीन। और पेशी थकान के लिए कौन उत्तरदायी है? लैक्टिक अम्ल। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो त्वचा के प्रवाह। त्वचा के प्रवाह एक कवक के कारण होता है। एक क्लास यहीं पर रुक जाएगी।